चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1, जो कि चैप्टर 1 क्या है, फसल उत्पादन और प्रबंधन, यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोगों को पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, तो पहला टॉपिक पढ़ना है फसल और इसके प्रकार। तो टॉपिक 1 में क्या है, फसल और इसके प्रकार हो जाएगा, फसल और इसके प्रकार। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जब एक ही तरह के बहुत सारे पौधे किसी बड़े खेत में उगाए जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फसल। मतलब एक ही तरह का बहुत सारा पौधा अगर यदि उगाया जाता है खेतों में, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, फसल। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चना हो गया, सब एक ही प्रकार का पौधा रहता है और बहुत सारा लगाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। और मौसम के हिसाब से इंडिया में दो तरह की फसलें होती है। इसमें पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा खरीफ फसल और दूसरा हो जाएगा रबी फसल। और खरीफ फसल की बात कर लेते हैं, जो कि बारिश के समय में होता है, जैसे जून सितंबर महीने में बोई जाती है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। लेकिन रबी फसल में क्या आएगा, जो कि सर्दियों में यानी ठंडी के समय जो लगाया जाता है, जैसे कि अक्टूबर मार्च में जो लगाया जाता है, उगाई जाती है। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा रबी फसल। रबी फसल हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल ज्यादातर याद रखिएगा, रबी फसल और खरीफ फसल का। खरीफ फसल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। और भी होता है लेकिन आप लोग को इतना ही पढ़ना है। और रबी फसल की बात कर लेते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। बड़े पैमाने पर जो पौधे उगाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अभी आप लोग को बताएं, फसल कहते हैं, अभी पढ़े हैं। और अगला क्वेश्चन है, धान और मक्का किस मौसम में की फसल है। धान और मक्का, सॉरी, धान और मक्का किस मौसम की फसल है। धान और मक्का जो है ये खरीफ फसल है या रबी फसल है। बोला गया रबी, रबी तो होगा नहीं। धान मक्का क्या हो जाएगा, ये खरीफ फसल हो जाएगा, खरीफ फसल। अब चलिए हम अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, गेहूं और चना उगाने का सही समय क्या है। गेहूं और चना कब उगाया जाता है, अक्टूबर मार्च महीने में। अभी तुरंत आप लोग को बताए हैं कब उगाया जाता है, अक्टूबर से मार्च महीने में। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जिससे कब उगाया जाता है, अक्टूबर से मार्च महीने में। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मार्च। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सोयाबीन किस प्रकार की फसल है। तो सोयाबीन किस प्रकार की फसल है, आप लोगों को पता है कि सोयाबीन जो है एक खरीफ फसल है। सोयाबीन हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। अब चलिए हम अगला देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, धान को सर्दी में क्यों उगाई जाती है। धान को सर्दी में क्यों उगाते हैं, क्योंकि उस समय पानी बहुत कम होता है और धान को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो अगर यदि पानी कम रहेगा तो होगा नहीं। देखिए इसमें बोला गया है कि पाला मारा जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है, बीज मांगे, ये सब नहीं होता है। कोई नहीं तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा, इसे पानी चाहिए, जो कि सर्दी के समय में पानी नहीं मिलता है, ठंडी के समय में पानी नहीं मिलता है, क्योंकि बारिश ही नहीं होती है ठंडी के समय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कटाई किस महीने में होती है। तो खरीफ फसल जो है, इसकी कटाई किस महीने में होती है, तो सितंबर अक्टूबर महीने में होती है। यानी कि जैसे कि चावल, धान हो गया, कब कटाई होता है धान का, सितंबर अक्टूबर महीने में होती है। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। देखिए इसके बाद आप लोग को मिलेगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, सॉरी, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका देख लेते हैं। अच्छा जितना भी कवर किया गया ये एनसीईआरटी को ही कवर किया गया, एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को, एनसीईआरटी के अनुसार चल रहा है ये। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, खरीफ फसल और रबी फसल के दो दो उदाहरण दो। तो खरीफ फसल और रबी फसल के दो दो उदाहरण देना है। तो खरीफ फसल में क्या क्या हो जाएगा, धान मक्का हो जाएगा। रबी फसल में क्या क्या हो जाएगा, गेहूं चना हो जाएगा। खरीफ फसल में धान मक्का हो गया, दो दो उदाहरण देना था। और रबी फसल में क्या हो जाएगा, चना और गेहूं हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला सब्जेक्टिव पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला गया है कि अगर गेहूं को खरीफ यानी कि बारिश में उगा दें तो क्या होगा। देखिए खरीफ फसल जो है यानी गेहूं वगैरह, अगर गेहूं, अच्छा गेहूं देखिए रबी फसल है, लेकिन इसको खरीफ फसल में उगाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यही बोला गया है। जैसे कि गेहूं है, गेहूं गेहूं कब उगाया जाता है, ये ठंडी के मौसम में लगभग उगाया जाता है। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं कि ये अगर यदि अगर यदि
गेहूं को बारिश के समय में लगा दिया जब क्या होगा? आप लोगों को पता होगा कि गेहूं जो है उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा पानी से गेहूं खराब हो जाता है। तो अगर बारिश में अगर ये उगा दिया जाएगा खरीफ फसल उगाने के समय में, तो क्या होगा कि गेहूं में ज्यादा पानी होने की वजह से गेहूं सड़ जाएगा और गेहूं का पैदावार नहीं हो पाएगा। तो वही बोला गया है, गेहूं खराब हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा बारिश का पानी बर्दाश्त नहीं होता। और ये सर्दियों की फसल है, बर्दाश्त होता ही नहीं ज्यादा पानी से, इसलिए क्या होता है, ये मर सकता है, ठीक है, गेहूं खराब हो सकता है। इसलिए इसको सर्दियों में उगाया जाता है, जबकि बारिश में के समय में इसको उगाया नहीं जाता है, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो गया, चलिए हम लोग टॉपिक 2 को देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को नोट्स कैसे चाहिए? नोट्स भी चाहिए तो आप लोगों को हम लास्ट में बताएंगे आखिर इसका नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नोट्स आप कैसे ले सकते हैं, आप लोग को लास्ट में बताएं। चलिए अब हम लोग टॉपिक 2 शुरू कर लेते हैं। देखिए टॉपिक 2 में क्या है, मिट्टी तैयार करना और कृषि औजार, मतलब मिट्टी को हम लोग कैसे तैयार करते हैं, खेत को कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम लोग कृषि का औजार क्या क्या उपयोग करते हैं कृषि करने के लिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला क्या बोला जा रहा है, पहला बोला जा रहा है खेती का पहला काम मिट्टी उलट पुलट कर पोला यानी ढीला करना है। ढीला करने का, मिट्टी को ढीला करने का मतलब क्या होता है, पोला करना, ठीक है। पोला का मतलब क्या हो गया, मिट्टी को ढीला करना। खेती का पहला काम क्या होता है, मिट्टी को उलट पलट कर पोला करना। अब पोला करने का मतलब क्या हो गया, ढीला करना, ठीक है। जिससे जुताई करते हैं हम लोग, खेत का जुताई करते हैं ना, वही हो जाएगा पोला करना या फिर ढीला करना। इससे इससे जड़ें आसानी से सांस ले पाती है, मतलब जड़ों तक आसानी से वायु यानी ऑक्सीजन पहुंच पाती है, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। बोला जा रहा है केचुए किसानों के मित्र हैं क्योंकि वे मिट्टी को और ढीला करते हैं। केचुआ जो किसानों का मित्र कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये क्या करता है केचुआ, केचुआ क्या करता है, मिट्टी को ढीला कर देता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक, अगला वो देख लेते हैं, टॉपिक नहीं अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या बोला गया है। औजार, औजार हम लोग कौन कौन सा औजार करते हैं, औजार का यूज करते हैं खेती करने के लिए। आप लोगों को पता होगा प्राचीन काल में हल का प्रयोग होता था, पहले पहले तो हल का प्रयोग होता था, लेकिन आजकल समय में क्या हुआ है कि ट्रैक्टर का यूज होने लगा, ट्रैक्टर का, कल्टीवेटर का उपयोग होने लगा है। यानी कि ट्रैक्टर के व्हीकल का उपयोग होने लगा है, ठीक है, कल्टीवेटर या फिर व्हीकल का उपयोग होने लगा है। क्योंकि ट्रैक्टर में ट्रैक्टर से हल यानी कि खेत को जुताई किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले हल का भी प्रयोग किया जाता था। तो प्राचीन समय में बोला जाएगा तो हल हो जाएगा, और आधुनिक समय में वर्तमान में क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर के द्वारा जुताई किया जाता है। मतलब जिसको हम लोग कल्टीवेटर कहते हैं, यानी कि इसके व्हीकल का उपयोग होता है। और देखिए कुदाली, कुदाली क्या होता है, खरपतवार निकालने के लिए, मतलब घास वगैरह को हटाने के लिए कुदाली का उपयोग किया जाता है। इसे तो आप लोगों को पता ही होगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए आप लोग को अभी बताए हैं हम, देखिए प्राचीन काल में किसका उपयोग होता था, प्राचीन समय में ये प्राचीन समय में, प्राचीन काल नहीं बोल सकते, प्राचीन समय में हल का उपयोग होता था। और कल्टीवेटर जो कि ट्रैक्टर द्वारा चलता है। और इसके बाद कुदाली, जैसे कि अब कुदाली से क्या होता है, घास वगैरह हटाया जाता है, ठीक है। केचुआ मित्र, केचुआ केचुआ क्या है, इस किसान का मित्र है, बताए थे ये, क्योंकि ये मिट्टी को उलट पुलट कर देता है, ठीक है। ये तो अभी आप लोग को हम बताए हैं। चलिए अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में बोला जा रहा है कि मिट्टी को पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मिट्टी को पोला करने की प्रक्रिया, अच्छा बताइए पोला करने मतलब क्या बताए थे, ढीला करना। मिट्टी को ढीला करने का मतलब क्या हो गया, जुताई करना, यही तो हो जाएगा, है या नहीं है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, किसानों का पक्का दोस्त कौन है। तो बताइए आप लोग, किसानों का पक्का दोस्त कौन है, अभी आप लोग को बताएं, केचुआ है। केचुआ क्या करता है, मिट्टी को उलट पुलट कर देता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्टर से चलने वाला जुताई का यंत्र कौन सा है। तो देखिए ट्रैक्टर से चलने वाला क्या हो जाएगा, कल्टीवेटर हो जाएगा। अभी आप लोग को बताएं कल्टीवेटर होता है जो ट्रैक्टर से जुताई किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हल में लोहे की त्रिकोणी पत्ती को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, हल में जो त्रिकोणी पत्ती होता है लोहे की, इसी को हम लोग कहते हैं फॉल, कहते हैं फॉल। हल में जो लोहे की त्रिकोणी पत्ती होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मिट्टी ढीली करने से जड़ों को क्या मिलता है।
तो आप लोगों को पता होगा कि मिट्टी ढीली करने से पेड़ों को क्या मिलता है, हवा मिलता है, यानी शोषण होता है, शोषण कर सकते हैं, हवा मिलता है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है पाटल का उपयोग किस लिए होता है। पाटल मतलब क्या होता है, चौकी देते हैं ना हम लोग खेत में, चौकी तो वही हो जाएगा, खेत को समतल करने के लिए पाटल का उपयोग, यानी चौकी हम लोग क्यों देते हैं, खेत को समतल बनाने के लिए। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा टॉपिक नहीं, पहले एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है मिट्टी तैयार करने का एक पैराग्राफ लिखें। चलिए मिट्टी तैयार करने के लिए पैराग्राफ लिखना है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि यह खेती का पहला कदम है, बिल्कुल सही, खेती का पहला कदम है। इसमें हल इसमें हल या कल्टीवेटर से मिट्टी को उलटते पलटते हैं, ताकि मिट्टी क्या होती है, ढीली हो जाती है, ठीक है। और पौधों को की जड़ों तक की जड़ें गहराई तक जाती है। अब देखिए पूरा अंदर से हार्ड रहेगा, हार्ड रहेगा। अगर हार्ड रहेगा, अगर जुताई नहीं करेंगे, अंदर से हार्ड रहेगा मिट्टी, क्या जड़ें अंदर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, गहराई तक नहीं जा पाएगी। इसीलिए जब जुताई हो जाता है खेत का, तो उलट पुलट हो जाता है मिट्टी, तो जड़ें अंदर तक जाती है और आसानी से हवा भी ले सकती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। देख ले नेक्स्ट टॉपिक। चलिए हम लोग टॉपिक 3 को देख लेते हैं, ठीक है। टॉपिक 3 को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए टॉपिक 3 में क्या है, बुआई और बीजों का चयन। मतलब बुआई कैसे किया जाता है और बीजों का चयन, बीजों को हम लोग चुन कैसे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं बुआई और बीजों का चयन देख लेते हैं। बुआई और बीजों का चयन देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि बुआई खेती का सबसे जरूरी काम है। बुआई क्या है, खेती का सबसे जरूरी काम है, सबसे जरूरी काम है। और अगला पॉइंट है, किसान हमेशा साफ और स्वस्थ बीज चुनते हैं। किसान क्या चुनते हैं कि साफ और स्वस्थ बीज होना चाहिए, अगर स्वस्थ बीज नहीं रहेगा तो फिर फसल सही से होगा ही नहीं, होगा क्या, नहीं होगा। और अगला पॉइंट बोला जा रहा है कि खराब बीज पानी में तैरने लगते हैं, क्योंकि वे अंदर से खोखले या हल्के होते हैं। देखिए आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए कि फसल जो है, जो कि बीजे हैं, बीजों को हम लोग सही से कैसे चुन सकते हैं, कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है। कि खराब अगर ये बीजों का यूज करते हैं तो फिर हमारा पैदावार अच्छा नहीं होगा, तो खराब बीजों को फिर हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पानी है, पानी में क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है या फिर कोई किसी चीज में पानी लेना है, उसमें बीजों को डाल देना है। अगर बीज नीचे बैठ गया, इसका मतलब वो अच्छे बीज हैं। और अगर यदि बीज ऊपर में तैरने लगा, इसका मतलब वो खराब बीज है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो वही हो गया कि जबकि खराब बीज पानी में तैरने लगते हैं, देखिए पानी के ऊपर तैर रहा है, क्योंकि अंदर से खोखले होते हैं, वो हल्का होता है। लेकिन जो बढ़िया बीज है वो क्या होता है, अंदर में बैठ जाता है। और अगला पॉइंट है, बीज बोते समय उचित दूरी और गहराई बहुत जरूरी है, ताकि पौधे को धूप, पानी और पोषक तत्व अच्छी तरह मिल सके। जैसे देखिए बीज लगाना है, किसी भी पौधा लगाना है, अगर पूरा नजदीक नजदीक लगा देंगे तो कोई सा पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पोषक तत्व मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग दूरी को मेंटेन करके लगाते हैं। जैसे आप लोग आलू देखे होंगे, आलू को बैठाने के लिए दूरी दूरी पे बैठाया जाता है। हाँ, इतना दूरी पर, इतना दूरी पर, नजदीक नजदीक बैठाने पर होगा ही नहीं, नहीं होगा। आलू हो गया, मक्का हो गया, सब देखे होंगे, धान भी हो गया, मतलब दूरी दूरी पे बैठाया जाता है। अगर ये धान को हम लोग ऐसे मोरी की तरह बुन देंगे तो सही ना हो जाएगा, तो रोपना पड़ता है दूरी दूरी पर, क्योंकि उससे पोषक तत्व मिल सकती है, ठीक है। नर्सरी में पहले उगाया जाता है, उसके बाद फिर उसको दूर दूर लगाया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, सीड ड्रिल बीजों को सही दूरी और गहराई पर बोती है और ऊपर से मिट्टी ढक देती है, जिससे पक्षी दाना नहीं चुगलते हैं। देखिए सीड ड्रिल एक बुआई होता है, सीड ड्रिल क्या होता है, एक मशीन होता है जो कि ट्रैक्टरों में लगा दिया जाता है, और इसके द्वारा उसमें बीज अपने आप जाते जाता है। देखिए यही है सीड ड्रिल मशीन। इससे क्या होता है कि इसमें बीज भरा भरा रहता है, और बीज एक एक बीज यहाँ पे आता है, और बीज गिरते जाता है और लगाते जाता है, रोपते जाता है, ये फरंग टाइप का बना देता है। और ये यही होता है सीड ड्रिल, ठीक है, सीड ड्रिल होता है। अब चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए सीड ड्रिल से क्या होता है कि सही दूरी और गहराई तक बढ़िया से बुआई होती है, और मिट्टी भी ऊपर से ढक दिया जाता है, और पक्षी भी सही से नहीं चुगल पाते हैं, जैसे कि अगर ऊपर छोड़ दिया जाएगा बीज को तो पक्षी चुगल जाएंगे, इसीलिए उसको अंदर ढका जाता है। और अगला पॉइंट क्या है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, धान के बीज को पहले नर्सरी यानी पौधशाला में उगाया जाता है, फिर खेत में रोपाई होती है। जैसे आप लोग धान का बीज भी देखे होंगे, पहले मोरी पारा जाता है, मोरी पारना वही हो जाएगा पौधशाला या फिर नर्सरी। देखिए इस प्रकार से मोरी पारते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पौधशाला हो जाएगा, ठीक है, पौधशाला। अब चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं।
चलिए वो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग इसका देख लेते हैं। देखिए 12 तक हो गया था, चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में खराब बीज पानी में क्या करते हैं, तो खराब बीज पानी में क्या करते हैं बताए थे आप लोगों को, तैरने लगते हैं, और अच्छा बीज रहता है तो क्या होता है वो नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बीज बोने की आधुनिक मशीन कौन सी है, तो आप लोग बताए थे सीड ड्रिल मशीन, जो भी ट्रैक्टर में लगता है, अभी तुरंत आप लोगों को बताए हैं। इसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, धान के छोटे पौधे पौधों को पहले कहाँ उगाते हैं, तो कहाँ उगाते हैं, पौधशाला में यानी नर्सरी में उगाते हैं, नॉर्मल सी चीज है ये तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या है, बुआई के समय बीजों के बीच दूरी क्यों जरूरी है, तो बुआई के समय में बीजों के बीच की दूरी क्यों जरूरी है, तो धूप और पोषक तत्व पाने के लिए। मतलब अगर इसे दूर दूरी पर नहीं बोएंगे तो धूप नहीं मिल पाएगा पौधों को, पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा, तो यही सब पोषक तत्व धूप मिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि नहीं है। बिल्कुल सही है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, परंपरागत बुआई का औजार कैसा होता है, तो परंपरागत बुआई का औजार कैसा होता है, कीप जैसा होता है, कीप के जैसा होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं कि ड्रिल चलाने के लिए किसका उपयोग होता है, अभी तुरंत बताएं आप लोग, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं सीड ड्रिल। तो चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये अच्छा, हाँ एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं, जितना भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को एनसीईआरटी के अनुसार चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएगा, सारा टॉपिक आपको एनसीईआरटी से एक तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव देख रहे हैं। बोला जा रहा है बुआई पर छोटा नोट लिखें, बुआई पर छोटा सा नोट लिखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, अच्छे स्वस्थ बीजों को खेत में सही दूरी और गहराई पर बोना बुआई कहलाता है। आजकल सीड्रिल मशीन से बुआई करना सबसे अच्छा है। इससे बीज सही गहराई में जाते हैं और ऊपर से मिट्टी ढक दी जाती है और पक्षी दाना नहीं चुगल पाते हैं, और इससे फसल भी बहुत अच्छा, पैदावार भी अच्छा, बहुत अच्छा होती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक नंबर 4 की देख लेते हैं। टॉपिक 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो खाद एवं उर्वरक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, खाद एवं उर्वरक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग टॉपिक 4 देख लेते हैं, खाद एवं उर्वरक। चलिए देख लेते हैं खाद एवं उर्वरक। देखिए टॉपिक 4 में क्या है, खाद एवं उर्वरक की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए पहला पॉइंट है, पौधों को ताकत देने के लिए जो चीजें डाली जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं। पौधों को ताकत देने के लिए जो चीजें डाली जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं। और अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, खाद। खाद क्या होता है, मेन्यूर क्या होता है, यह प्राकृतिक जैविक खाद होती है जो कि गोबर और पत्तियों, कब्रे के गल कचरे वगैरह के गलने से बनती है, और यह मिट्टी को क्या करती है, ह्यूमस कर देती है, ह्यूमस देती है, और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, क्या करती है, मिट्टी को उपजाऊ बना देती है, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं, उर्वरक। अब देखिए खाद और उर्वरक में दोनों में अंतर है। हम लोग नॉर्मली खाद जो जानते हैं वो खाद नहीं, वो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है। हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, बस ये चीजें याद रखना है। हम लोग जो पढ़ते हैं ना उल्टा पढ़ते हैं, खाद को हम लोग उर्वरक पढ़ लेते हैं, और उर्वरक को हम लोग खाद पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। खाद जो है ये गोबर वगैरह से बनता है या फिर सड़े गले पत्तों से बनता है, जबकि हम लोग उर्वरक की बात कर लेते हैं, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। यह फैक्ट्री में बने रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे आप लोग यूरिया का यूज किए होंगे, हम लोग बोलते हैं यूरिया खाद, लेकिन वो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर है, ठीक है, उर्वरक है, एनपीके हो जाएगा। ये मिट्टी को ह्यूमस नहीं देती है, लेकिन पौधों को जल्दी पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। अच्छा पूछा जाएगा कि दोनों में कौन बढ़िया है, तो गोबर वाला, गोबर हो गया या फिर भूरा वगैरह वाला, वही वाला बढ़िया है, ठीक है। उर्वरक वाला में इसमें थोड़ा सा केमिकल वगैरह मिलाया जाता है जो कि हानिकारक है। अगला है राइजोबियम। यह बैक्टीरिया दालों के पौधों में पौधों की जड़ों में रहते हैं और वायु से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या होता है, दाल वगैरह के पौधे हैं जड़ों में रहते हैं और वायु से नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। अब अगला है कि वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की बात कर लेते हैं, केंचुओं द्वारा कचरे को सड़ा गला कर बनाई जाने वाली उत्तम जैविक खाद है। अगला पॉइंट है, लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए फसल चक्र अपनाना चाहिए हम लोगों को।
फसल चक्र का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अलग अलग फसल उगाना, ये नहीं कि हाँ मतलब कि एक ही फसल बार बार उस खेत में उगाना है। मतलब फसल बदल बदल करके बोना ही कहलाता है फसल चक्र कहलाता है। फसल को बदल बदल करके बोना ही फसल चक्र कहलाता है। चलिए, आप लोग को बताए थे जैविक खाद यानी मेन्योर की बात किए थे। जैविक खाद में क्या होता है, गोबर पत्ती कचरा के गलने से बनती है, मिट्टी को ह्यूमस कर देती है, और मिट्टी मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ बनाती है। लेकिन हम लोग रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं, फर्टिलाइजर जैसे यूरिया हो गया, एनपीके हो गया। फैक्ट्री में बने केमिकल उर्वरक होते हैं जैसे यूरिया एनपीके, मिट्टी को ह्यूम्स नहीं देते, लेकिन परंतु क्या होता है, पोषक तत्व ज्यादा देते हैं। ठीक है। अब हम लोग और अगला देख लेते हैं राइजोबियम। राइजोबियम राइजोबियम क्या होता है, तो दालों की जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया वायु से क्या करते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, वायु से नाइट्रोजन बनाते हैं। दाल वगैरह का जो पौधा होता है उसमें बैक्टीरिया रहता है पौधा की जड़ों में, और वो मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव इसका है, देखिए ऑब्जेक्टिव में एनपीके में एन क्या है, तो याद रखिए एन जो है ना, ये नाइट्रोजन होता है। एन क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है। एनपीके में एन क्या है, तो नाइट्रोजन है। तो 19 नंबर हो गया। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है क्या, 20 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है, 20 नंबर मिसिंग है। अच्छा कोई बात नहीं है, हो जाता है टाइप करने में मिस्टेक। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को ह्यूमस सबसे ज्यादा किससे मिलता है। जैविक खाद से मिलता है, आप लोगों को बता दिए हैं। दाल वाले पौधों की जड़ों में कौन सी प्रक्रिया रहती है, तो राइजोबियम रहती है, अभी आप लोग को बताए हैं। वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है, केचुआ से बनाया जाता है। अगला है, लगातार फसल उगाने से मिट्टी में क्या होता है, तो लगातार फसल उगाने से क्या होती है, पोषक तत्व कम हो जाती है, मिट्टी की पोषक तत्व कम हो जाती है। अब चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। अब देखिए अगला सब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, सब्जेक्टिव में क्या बोला जा रहा है। सब्जेक्टिव में है, उर्वरक खाद से अलग कैसे है, बोला जा रहा है उर्वरक जो है ये खाद से अलग कैसे है। तो उर्वरक फैक्ट्री में बनाया जाता है और रासायनिक पदार्थ है, जबकि खाद गोबर पत्तियों और कचरे के सड़ने गलने से खेत में बनती है। खाद मिट्टी को हुम्स देती है और मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ बनती है, जबकि उर्वरक केवल पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ह्यूमस नहीं देते हैं। मतलब देखिए उर्वरक क्या हो जाएगा, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, इसको रासायनिक पदार्थ है। जबकि खाद क्या हो जाएगा, जबकि खाद गोबर पत्तियों और कच्चे से सड़ने गलने से बनती है, तो वही हो जाएगा, दोनों में अंतर है, एक ह्यूमस बनाता है, एक ह्यूमस नहीं बनाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सब्जेक्टिव का है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, खेत में लगातार फसल उगाने का क्या असर होता है, तो खेत में अगर लगातार फसल उगाया जाएगा तो क्या असर होता है, हम लोगों को ये देखना है। तो मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या होती है, घट जाती है, जिससे फसल कम उत्पादन देती है और जमीन क्या होती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ठीक है। आप लोगों को ये चीज याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक 5 को देख लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिंचाई है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सिंचाई देख लेते हैं, इरिगेशन देख लेते हैं। सिंचाई में क्या हो जाएगा, खेत में पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, पौधों में लगभग 90% पानी होता है, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पौधों में लगभग 90% पानी है, और अगर यदि पानी ही नहीं देंगे तो फिर पानी कहाँ से आएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है, पुराने यानी पारंपरिक तरीके, जैसे मोट हो गया, चैन पंप हो गया, वेली हो गया, रहट हो गया, ये सब से पानी डालने का काम किया जाता है। और नए आधुनिक तरीके क्या हो जाएगा, जैसे छिड़काव तंत्र यानी कि स्प्रिंकलर हो जाएगा। यह पानी को फुहारे की तरह चारों ओर बिखेरता है, जहाँ जमीन ऊंची ऊंची नीची हो वहाँ उपयोग में लाई जाती है। ये होता ये होता है छिड़काव के द्वारा। ठीक है, छिड़काव के द्वारा उपयोग किया जाता है। और अगला क्या, ड्रिप सिंचाई, यह क्या होता है कि यह बूंद बूंद पानी सीधा करके पौधों की जड़ों तक देता है, और ये पानी बचाने का सबसे बेहतर तरीका, प्रभावी तरीका है। मतलब इसमें क्या, डायरेक्ट जड़ों तक पानी दे देना है, लेकिन छिड़काव में क्या होता है, मतलब बारिश की तरह पानी डाला जाता है, बस यही दोनों अंतर है।
चलिए, जैसे देखिए इसमें हो जाएगा, आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे देखिए, पुराने तरीके पुराने और पारंपरिक तरीके क्या था, देखिए मोट मोट का मतलब क्या होता है, कुआं वगैरह में कुआं वगैरह से पानी डाला जाता था। और और जैसे कि चैन पंप, चैन रहता था उसमें बहुत सारा बाल्टी लगा रहता था, घूमते रहता था और बाल्टी से पानी बाहर आते रहता था। ठीक है, इस प्रकार से चलता था। और इसके बाद छिड़काव, अभी नया आधुनिक तरीका क्या हो जाएगा, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र जैसे कि ये ये पाइप के द्वारा क्या होता है, बारिश की तरह छिड़काव किया जाता है। और ड्रिम सिंचाई के डायरेक्ट जड़ों तक पानी डाल देना। तो डायरेक्ट जड़ों में, जैसे पानी इसी गिलास वगैरह से पानी में डाल देते हैं जड़ों में, उसी प्रकार हो गया, जड़ों में डाल देना। चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव 25 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है, तो आप लोग को बता दिए 90% पानी होता है। और अगला है, बूंद बूंद पानी देने वाली विधि कौन सी है, तो बूंद बूंद पानी देना क्या होता है, ड्रिम से सिंचाई होता है। और अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है कि ऊंची नीची यानी और समतल जमीन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो क्या हो जाएगा, छिड़काव तंत्र हो जाएगा। ठीक है, छिड़काव तंत्र हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राहत राहत सिंचाई का कौन सा प्रकार है, राहत सिंचाई का कौन सा प्रकार है, तो क्या हो जाएगा, पारंपरिक यानी पुराना हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए किस सिंचाई विधि में पानी बिल्कुल बेकार नहीं होता, इसमें नहीं होता है ड्रिप सिंचाई में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जड़ों तक पानी डाला जाता है, अभी आप लोग को बताए हैं। और अगला क्वेश्चन है, पुराने सिंचाई तरीकों में किसका उपयोग किया जाता है, तो पुराने सिंचाई तरीकों में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि मवेशी या मजदूर का उपयोग किया जाता था, मवेशी या मजदूर का। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में, सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पौधों को प्यास बुझाना, यानी पौधों की प्यास को बुझाना। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, ड्रीम तंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ड्रीम तत्व सॉरी ड्रीम ड्रीम सिंचाई जो होता है, इसमें क्या होता है, जड़ों तक डायरेक्ट पानी डाला जाता है, मतलब छिड़काव नहीं किया जाता है, डायरेक्ट जड़ों में ही पानी डाला जाता है। इस, इससे पानी की बचत होती है, तो वही हो गया, पानी की बचत करता है, ये पानी का बचत करता है। और अगला क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, पौधों को पानी कब देना चाहिए, तो पौधों को कब पानी देना चाहिए, शाम या सुबह के समय में पानी डालना चाहिए, शाम के समय में या फिर सुबह के समय में पानी डालना चाहिए, क्योंकि दोपहर में क्या होता है, तेज धूप से पानी गर्म होगा और पौधा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सुबह या फिर शाम में डालना चाहिए पानी। और अगला क्वेश्चन क्या है, मोट पारंपरिक सिंचाई में क्या उपयोग होता है, तो मोट पारंपरिक सिंचाई में किसका उपयोग होता है, बैल या जानवर का प्रयोग होता था, बैल या जानवर, बैल वगैरह से मोट चलाया जाता था। और अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर में क्या है, पानी की अधिक बर्बादी किस विधि में होती है, तो पानी की अधिक बर्बादी किस विधि में होती है, तो आप लोगों को पता होगा नाली सिंचाई में होती है, नाली सिंचाई में। और अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है, सिंचाई के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, नदी हो जाएगा, नहर हो जाएगा, ट्यूबवेल हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, सिंचाई के लिए पानी का मुख्य स्रोत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है सिंचाई किसे कहते हैं, पानी बचाने वाली दो आधुनिक विधियां बताइए। क्या हो जाएगा, खेत में फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है, खेत में फसल को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। पानी बचाने वाली दो आधुनिक विधियां क्या क्या हो सकती है, पहला है ड्रिप तंत्र और दूसरा क्या है, छिड़काव तंत्र। पहला है ड्रिप तंत्र और दूसरा है छिड़काव तंत्र। ये बूंद बूंद पानी सीधे जड़ में देता है, ये ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी सीधे जड़ तक देता है। और छिड़काव तंत्र में क्या हो जाएगा, फव्वारे की तरह पानी छिड़कता है, फव्वारे की तरह पानी छिड़कता है, क्या करता है, खेतों में फव्वारे की तरह पानी छिड़कने का काम करता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है पारंपरिक यानी पुराने और आधुनिक सिंचाई विधियों में अंतर लिखिए, पारंपरिक या पुराने और आधुनिक सिंचाई विधियों में अंतर लिखिए। जैसे पारंपरिक और पुराने तरीका हो गया, इसके बाद आधुनिक तरीके हो गया, यहाँ पर पानी मवेशी मजदूर की मदद देते हैं, पानी मवेशी या मजदूर की मदद देते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, मशीन यानी कि स्प्रिंकलर डिप्स देते हैं आधुनिक तरीके में। और पहले क्या होता था, पानी अधिक बर्बादी होती थी, पहले पानी बहुत ज़्यादा अधिक बर्बादी होती थी, लेकिन अभी क्या होता है, पानी कम बर्बादी होती है, ताकि ड्रिप से डायरेक्ट जड़ों तक पानी डाला जाता है। और पहले क्या होता था, समय
और मेहनत अधिक लगती थी, लेकिन अभी समय और मेहनत थोड़ा कम लगता है, डायरेक्ट मशीन लगाए पानी डाल दिए, उसमें ज़्यादा पानी कुआँ से निकालना पड़ता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था। और अगला पॉइंट क्या है, डेकली, राहत, मोट आदि का उपयोग होता था, जबकि अभी क्या होता है, स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप सिंचाई का उपयोग होता है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक 6 को देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा हम लोग कैसे करते हैं, यही चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, खरपतवार से सुरक्षा। देखिए खरपतवार से सुरक्षा की बात कर लेते हैं। अगला क्या है, अगला पॉइंट है, फसल के साथ उगे अवांछित फालतू पौधों को खरपतवार कहते हैं। फसल के साथ उगे अवांछित फालतू पौधों को क्या कहते हैं हम लोग, खरपतवार कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इनको हटाने की प्रक्रिया को निंगराई कहते हैं। निराई कहते हैं, क्या कहते हैं, निंगराई कहते हैं। मतलब खरपतवार को अगर हटाना है तो इसे हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, निंगराई कहते हैं। और अगला पॉइंट है कि निंगराई के औजार क्या क्या है, जैसे खुरपी हो गया, कुदाली हो गया, डंडी हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा निंगराई, यानी कि घास को निकालने के औजार हो जाएगा। और अगला क्या है, खरपतवार। खरपतवार मारने वाली रासायनिक दवा को क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार मारने वाली रासायनिक दवा को क्या कहते हैं हम लोग, खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे टू टू डी 4D, ये सब क्या हो जाएगा, खरपतवार नाशी हो जाएगा। और अगला पॉइंट क्या है, खरपतवार फसल के पोषक तत्व, पानी, जगह और धूप छीन लेते हैं। खरपतवार क्या कहते हैं, फसल के पोषक तत्व है, पानी है, जगह और धूप को छीन लेते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, दवा का छिड़काव करते समय मुंह नाक ढकना चाहिए। मतलब दवा वगैरह का अगर छिड़काव करना है तो उस समय हम लोगों को मुंह ढकना चाहिए, नाक ढकना चाहिए। अगर मुंह और नाक नहीं ढकते हैं तो क्या होता है कि जो भी ये दवा है, दवा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है और ये हानि पहुंचा सकती है, इसलिए बोला जाता है कि मुंह और नाक ढक लेना चाहिए। और अगला हम लोग देख लेते हैं, देखिए जैसे कि आप लोगों को बताएं, खरपतवार, यानी खरपतवार का मतलब क्या होता है, फालतू पौधे जो भी है, जैसे घास वगैरह हो गई, ये सब क्या हो जाएगा, फालतू पौधे यानी खरपतवार हो जाएगा। अब औजार में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, खुरपी, खुरपी हो गया, कुदाली हो गई, सब का प्रयोग किया जाता है। और खरपतवार नाशी दवा, दवा का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब खुरपी वगैरह के द्वारा घास वगैरह हटाया जाता है। और जैसे खरपतवार नाशी क्या होता है, ये 4D 2D 4D ये सब दवाइयाँ होती है, रासायनिक चीजें होती है। ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को क्या कहते हैं। तो फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अभी आप लोग को बताया है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निंगराई कहलाती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 2D और 4D किस प्रकार की दवा है। 2D 4D की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, खरपतवार नाशी हो जाएगी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि निगराई के लिए कौन सा औजार उपयोग होती है। तो निगराई के लिए कौन सा औजार उपयोग होती है, याद रखिएगा, खुरपी का उपयोग किया जाता है, खुरपी का। हल का तो जोताई के लिए किया जाता है, सीड ड्रिल का तो पानी डालने के लिए किया जाता है, सॉरी रोपने के लिए किया जाता है, तो बुआई के लिए। थ्रेशर तो ये तो हार्वेस्टिंग करने के लिए किया जाता है, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशरिंग किया जाता है। ये सब होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, खुरपी हो जाएगी। खुरपी से हम लोग घास वगैरह निकालते हैं, खरपतवार को हटाया जाता है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दवाई छिड़कते समय किसान को क्या करना चाहिए। तो दवाई जिस समय छिड़कना है उस समय किसानों को क्या करना चाहिए, मुंह नाक ढकना चाहिए, है कि नहीं, मुंह और नाक को ढकना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, खरपतवार फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। खरपतवार वगैरह जो है ये फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, तो खाना छीन कर, यानी उसका पोषक तत्व छीन लेते हैं, धूप को रोक कर धूप भी रोक देते हैं, जगह भी घेर लेते हैं एक्स्ट्रा, ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि खरपतवार होने से फसल की उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खरपतवार होने से क्या होता है, उपज घट जाती है, बहुत ज्यादा उपज उपज घट जाती है, क्या होती है, उपज घट जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निगराई कब करनी चाहिए। निगराई कब करनी चाहिए, फसल उगने के बाद है, फसल जब उग जाता है तो उगने के बाद क्या करना चाहिए, निगराई करना चाहिए, है कि नहीं। और अगला क्वेश्चन है, खरपतवार अगर ना हटाए तो क्या होगा। अगर खरपतवार नहीं हटाया जाए तो क्या होगा, फसल कमजोर होगी, नॉर्मल सी बात है, फसल क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नाशी दवा का उपयोग क्यों किया जाता है। खरपतवार नाशी दवा का उपयोग क्यों किया जाता है, तो अवांछित पौधों को नष्ट करने के लिए, यानी अवांछित पौधों को हटाने के लिए खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? दवा छिड़कने का सही समय कौन सा है? दवा छिड़कने का सही समय क्या हो जाएगा? सुबह या शाम हो जाएगा, आप लोग को बताए थे। सुबह या शाम, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सुबह या शाम हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि खरपतवार के से बचाव के अन्य उपाय क्या हैं? तो खरपतवार से कैसे बचा जा सकता है? तो इसमें बोला गया है फसल चक्र अपनाना, फसल चक्र अपनाना, सही दूरी पे बुआई, और क्या है, ये इसमें थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा इधर है, इसे सभी होना चाहिए। देखिए, फसल चक्र अपनाना ये भी सही है, सही दूरी पे बुआई करना ये भी सही है। अब ये इसमें क्या दिया है समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्लियर कर दिया है, इसमें श्योर होगा। तो इसे भी याद रखना, ये दो हो गया ना, ये याद रखना, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसका सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन है खरपतवार क्या है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है? खरपतवार क्या है, इसको कैसे रोक सकते हैं? तो फसल के साथ उगे अवांछित यानी फालतू पौधों को हम लोग क्या करते हैं? खरपतवार कहते हैं। इन्हें हाथ से उखाड़ कर या फिर खुरपी या कुदाली से काट कर, या तो फिर 2D 4D जैसी दवा, खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव करके रोका जा सकता है। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है खरपतवार हटाने से क्या लाभ होता है, यानी खरपतवार हटाने के लाभ लिखना है। अगला देखिए, इसमें पहला पॉइंट है फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी, धूप और जगह मिलती है। दूसरा क्या है? फसल की वृद्धि अच्छी होती है। और तीसरा क्या है? उपज बढ़ती है और गुणवत्ता बेहतर होती है, ठीक है। चलिए ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक 7 देख लेते हैं हम लोग। अगले टॉपिक की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? कटाई और थ्रेसिंग। क्या है? कटाई और थ्रेसिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। कटाई और थ्रेसिंग की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट है फसल पकने पर उसे काट काटना, यानी कटाई कहते हैं। फसल पकने पर उसको हम लोग काटते हैं ना, तो वही किसी को हम लोग क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। और कटाई के बाद दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। और कंबाइंड मशीन यानी कटाई और थ्रेसिंग दोनों कार्य करती, दोनों साथ साथ कार्य करती है। कंबाइंड मशीन जो होता है कटाई भी करता है, थ्रेसिंग भी करता है। जैसे धान वगैरह के देखे होंगे, तो वो क्या करता है? कटाई काट भी लेता है और तुरंत ही उसका थ्रेसिंग कर देता है, धान तुरंत तैयार कर देता है। धान कटने का मशीन होता है ना, हार्वेस्टर। अगला पॉइंट देखिए, छोटे किसान दानों को फटक कर अलग करते हैं, फटक करके इसे विनोइंग कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। और अगला पॉइंट है अनाज पकने के लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। अगर अनाज पकने में कितना समय लग जाता है? लगभग 3 से 4 महीने लग जाता है। और अगला पॉइंट है कि भारत में कटाई पर पोंगल, यानी पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, बिहू जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। बिहू जैसे असम में मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। चलिए अब हम लोग इसका चित्र वगैरह से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, कटाई, कटाई तो आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग कच्चा वगैरह से काटते हैं। थ्रेसिंग, थ्रेसर आता है, आप लोगों को पता होगा, कटी हुई फसल को, फसल से दानों को और भूसों को अलग करते हैं। और बीइंग, जैसे कि छोटे किसान क्या करते हैं? सूप वगैरह से उसको उसार देते हैं। और कंबाइन मशीन के, जैसे हार्वेस्टर, क्या होता है? ये कटाई भी कर देता है और थ्रेसिंग कर देता है तुरंत। ये भी हो गया। अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है, लेकिन नहीं। और अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कटाई और थ्रेसिंग दोनों काम करने वाली मशीन कौन सी है? क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अनाज पकने में कितना समय लगता है? तो 3 से 4 महीने लग जाता है। और अगला क्वेश्चन है हाथ से कटाई के लिए कौन सा औजार उपयोग में लाया जाता है? तो हाथ से कटाई के लिए दरांती का उपयोग करते हैं। दरांती मतलब क्या होता है? कचिया। दरांती क्या होता है? कचिया होता है। कचिया क्या हो जाएगा? दरांती। अगला क्वेश्चन है कटाई पर मनाए जाने वाले त्योहार कौन से हैं? क्या क्या हो जाएगा? पोंगल भी मनाया जाता है, बैसाखी भी मनाया जाता है, बिहू भी मनाया जाता है, यानी इनमें से सभी अभी तुरंत बताए हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि दोनों को फटक कर अलग करने की विधि क्या कहलाती है? दोनों को फटक कर अलग करने की विधि क्या कहलाती है? विनोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? विनोइंग कहलाती है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है थ्रेसिंग करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है? थ्रेसिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थ्रेसर का उपयोग किया जाता है।
और अगला क्वेश्चन है कटाई से पहले फसल में क्या होना चाहिए। तो कटाई से पहले फसल में क्या होना चाहिए, सूखी और पकी, सूखी होनी चाहिए और पका होना चाहिए। अगला है थ्रेसिंग ना करने पर क्या होगा। तो अगर थ्रेसिंग ना करें तो दाने भूसे में मिल जाएगा, अलग अलग होगा नहीं, क्या हो जाएगा, दाना और भूसा सब एक के मिल जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर में, कंबाइन मशीन का मुख्य लाभ क्या है। कंबाइन मशीन का मुख्य लाभ क्या हो जाएगा, समय और श्रम, यानी समय और मेहनत की बचत करता है। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है थ्रेसिंग के बाद भूसे का उपयोग किसमें किया जाता है। तो थ्रेसिंग के बाद भूसे का उपयोग किसमें किया जाता है। तो जलाने में भी किया जाता है, पशुओं के चारे के लिए भी किया जाता है, खाद बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इनमें सभी हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि थ्रेसिंग के बाद जैसे भूसा बचती है, भूसा क्या करते हैं, जलाते भी हैं और गाय वगैरह को भी खिलाते हैं। खाद बनाने के मतलब जो भूरा वगैरह बन जाता है, यानी भूरा से खाद बन गया, इनमें सभी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कटाई का सीधा अर्थ क्या है। कटाई का सीधा अर्थ क्या हो जाएगा, फल या फसल को काटना, फसल को काटना क्या हो जाएगा, कटाई हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, कटाई और थ्रेसिंग में क्या अंतर है। कटाई हो गया और थ्रेसिंग में क्या अंतर है। तो कटाई में पकी हुई फसल को खेत में काटा जाता है, थ्रेसिंग में कटी हुई फसल को दानों को भूसे से अलग किया जाता है। कि कटाई में क्या होता है, पक गया फसल उसको काट देना तो कटाई हो गया, लेकिन थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग में कटा हुआ जो फसल है उसको फिर उससे दाना अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यानी थ्रेसर पे आप लोग देखे होंगे, गेहूं काट रही है कटाई कचिया से, धनाते से कटाई हो गया, अब उसको थ्रेसर में तैयार किए, थ्रेसिंग हो गया। और अगला क्वेश्चन है कंबाइन मशीन के क्या फायदे। तो कंबाइन मशीन जो कि उसका क्या फायदा होता है, तो एक ही साथ दोनों काम करता है, कटाई और थ्रेसिंग दोनों एक साथ करती है, समय और श्रम की, यानी समय और मेहनत की बचत करती है, दाने कम टूटते हैं और उपज अधिक मिलती है। और चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, बियोइंग प्रक्रिया कैसे की जाती है। बियोइंग मतलब कि धान को ओसाया कैसे जाता है, फटका कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, कटाई के बाद दानों को हल्की भूसी के साथ टोकरी या सूप में लेते हैं और सूप में लेने के बाद हवा के सामने उछालते हैं, भूसी उड़ जाती है और भारी दाने नीचे गिर जाते हैं। आप लोग मम्मी मम्मी लोग को देखे होंगे धान उछालते हुए, क्या करते हैं, धान को सूप में ले लेते हैं, ऊपर से गिराते हैं, हवा चलती है तो जो भी खखड़ी वगैरह वो दूर चला जाता है और धान अलग हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। कि क्लियर हो गया, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक 8। इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, भंडारण यानी स्टोरेज को पढ़ना है। स्टोरेज यानी भंडारण क्या होता है, बस तैयारी हो गया, गेहूं में धान तैयारी हो गया, उसको धर देते हैं कोठी वगैरह में, यही हो जाएगा भंडार, और कुछ नहीं है, सुरक्षित रख देते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग भंडारण। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण किया जाता है। और अगला क्या है, बड़े पैमाने पर अनाज साइलों या भंडार गृहों में रखा जाता है, कोठी वगैरह में रखा जाता है। अगला पॉइंट है, भंडारण से पहले अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना चाहिए। जैसे कोठी में रखने से पहले हम लोग गेहूं धान वगैरह को सुखाते हैं, नहीं सुखाएंगे तो अनाज खराब हो जाएगा। और अगला पॉइंट है कि घरों में अनाज के साथ नीम की सूखी पत्तियां मिलाते हैं, इससे कीड़े नहीं लगते हैं, इससे सूढ़ा वगैरह नहीं लगेगा। और अगला पॉइंट है कि अनाज के मुख्य दुश्मन चूहे हो गया, कीट हो गया, सूक्ष्म जीव और नमी है। नमी आएगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, अनाज बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और चूहा तो अनाज खेबे करेगा, ये सब हो जाएगा। और अगला पॉइंट है, कीड़ों से बचने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है, मतलब रासायनिक दवाइयों वगैरह का उपयोग किया जाता है। चलिए आप लोग को चित्र से समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र है, साइलो। साइलो क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने पर अनाज को साइलो या भंडार गृहों में रखा जाता है, ये है साइलो। ठीक है। अगला अगला देखिए इसमें क्या है, अनाज का भंडारण घर में। भंडार घर में ऐसे अनाज को घर में कैसे रखते हैं, भंडारण कैसे करते हैं, तो अनाज को सुखा कर साफ बर्तन में भरें और नीम पत्तियां मिलाएं। नीम पत्तियां मिलाने से उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेगा, नॉर्मल सी बात है। अब चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो 49 नंबर क्वेश्चन में ये, बड़े पैमाने पर अनाज क्यों रखा जाता है। तो बड़े पैमाने पर अनाज क्यों कहाँ रखा जाता है, साइलों में रखा जाता है, बताए थे बड़े पैमाने पर अनाज को कहाँ रखते हैं, साइलों में। अगला क्वेश्चन है, घरों में अनाज सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, नीम के पत्ते मिलाते हैं, ठीक है ना, नीम के पत्ते मिलाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भंडारण से पहले अनाज को क्यों सुखाते हैं। तो भंडारण से पहले
अनाज को क्यों सुखाया जाता है? तो नमी वगैरह को हटाने के लिए, नमी वगैरह को हटाने के लिए सुखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनाज के प्रमुख दुश्मन कौन है? तो अनाज का प्रमुख दुश्मन क्या क्या हो जाएगा? अभी आप बताए थे, चूहा हो जाएगा, कीट हो जाएगा, सूक्ष्मजीव हो जाएगा, ये सब सभी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इनमें से सभी। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ताजा कटी फसल में क्या ज्यादा होता है? तो ताजा जो भी कटा फसल होता है, नया नया फसल, उसमें थोड़ी सी उसमें लोहा लिखा हुआ है, लोहा नहीं होगा, इसलिए तो ये क्या होगा, नमी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमी हो जाएगा, नमी। मतलब जैसे कि फसल काटते हैं तो उस समय वजन उसका ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, इसलिए इसको सुखा देते हैं, फिर वो हल्का हो जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्या किया जाता है? तो रासायनिक उपचार किया जाता है कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नमी वाले अनाज, नमी वाले अनाज को रखने पर क्या होगा? तो क्या होगा, नमी वाला अगर अनाज रख देंगे तो खराब हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनाज को कीटों से बचाने के लिए भंडार गृह में क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए, सूखा और साफ होना चाहिए, सूखा और साफ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि साइलों का मुख्य लाभ क्या है? साइलों का मुख्य लाभ क्या हो जाएगा, अधिक सुरक्षा। साइलों का मुख्य लाभ क्या हो जाएगा, अधिक सुरक्षा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अनाज को कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो अनाज को कितने समय तक सुरक्षित रख सकते हैं? तो तो क्या हो जाएगा, महीनों या वर्षों तक रख सकते हैं हम लोग सुरक्षित, बढ़िया से रखेंगे तो। और अगला क्वेश्चन है, अनाज के भंडारण में सबसे महत्वपूर्ण क्या बात क्या है? अनाज के भंडारण में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो क्या हो जाएगा कि नमी नहीं होना चाहिए, अगर नमी रहा तो तुरंत खराब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, घर में अनाज किस पात्र में रखना चाहिए? तो घर में अनाज को साफ सुथरे और बंद पात्र में रखना चाहिए, साफ सुथरा और बंद पात्र मतलब बंद रहना चाहिए, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव तो हो गया, सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, अनाज के भंडारण का क्या महत्व है? अनाज के भंडारण का क्या महत्व है? तो अनाज जो भंडारण से अनाज को नमी, कीट, चूहे और सूक्ष्मजीव से बचाया जा सकता है, और इससे अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और नुकसान भी नहीं होता है। सही है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, घर में अनाज को सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। मतलब घर में अनाजों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? तो अनाज को अच्छी तरह सुखा कर रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, सुखा करके रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, साफ और सूखे पात्र में भर के रखना चाहिए। नीम की सूखी पत्तियां मिलाना चाहिए। समय समय पर जांच भी करते रहना चाहिए कि कहीं खराब तो नहीं हुआ है, अगर खराब हुआ रहेगा तो कुछ हटाना होगा, यानी खराब तो नहीं हुआ है, अगर खराब हुआ रहेगा तो मतलब खराब अगर होने वाला रहेगा तो उसको सुखा देना है। और अगला क्वेश्चन क्या है, साइलो क्या है? साइलो क्या है? साइलो बड़े आकार का भंडार गृह होता है, जिसमें बहुत मात्रा में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक ढंग से संरक्षित किया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक 9 यानी टॉपिक 9 देख लेते हैं। टॉपिक 9 क्या है, पशुपालन, मतलब पशु को हम लोग कैसे पालेंगे, पशुपालन की बात कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, घर या फॉर्म पर पशुओं को पालकर उससे दूध, मांस, अंडा, ऊन आदि प्राप्त करना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। ठीक है। और अगला पॉइंट है, पशुपालन से हमें खाद भी मिलती है, जो खेत के लिए बहुत उपयोगी है। और अगला पॉइंट है, मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी बहुत अधिक होता है, और जो हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। और अगला पॉइंट है, पौधों की अच्छी देखभाल से उनकी पैदावार बढ़ती है। और अगला पॉइंट है, मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन, पशुपालन के ही भाग हैं, ये सब क्या है, पशुपालन का ही भाग है। अब चलिए इसको आप लोगों को चित्र की सहायता से समझाते हैं। देखिए जैसे दूध उत्पादन, दूध उत्पादन गाय भैंस बकरी से होता है, गाय बकरी आदि से होता है, इससे क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, दूध मिलता है। मांस उत्पादन से बकरी हो गया, मुर्गा हो गया, मछली मुर्गी हो गया, मछली हो गई, सबसे क्या होता है, मुर्गा मछली, ये सबसे क्या होता है, मांस मिलता है। अंडा उत्पादन, मुर्गी बत्तख आदि से क्या होता है, अंडा मिलता है। और अन्य उत्पादन जैसे कि मधुमक्खी वगैरह से शहद मिलता है, मधुमक्खी से शहद, भेड़ से ऊन आदि ये सब मिलता है। चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चलिए
हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पशुओं को बड़े पैमाने पर पालना क्या है। पशुओं को बड़े पैमाने पर पालना क्या हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉड लिवर तेल यानी मछली का तेल में क्या ज्यादा होता है, क्या होता है, विटामिन डी होता है। विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। और अगला क्वेश्चन है, हमें दूध किन किन पशुओं से मिलता है। दूध हम लोग को किससे मिलता है, गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है। इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, शहद कौन बनाता है। शहद कौन बनाता है, मधुमक्खी बनाता है। नॉर्मल सी बात है, शहद को कौन बनाता है, मधुमक्खी बनाता है। अब चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, पशुपालन क्या है, इसके लाभ भी लिखना है। पशुपालन क्या है और इसका लाभ लिखना है। तो पशुपालन का अर्थ है कि घर या फार्म पर पशुओं को पालकर उससे दूध, मांस, अंडा, ऊन, शहद आदि प्राप्त करना हो जाएगा। और लाभ की बात कर लेते हैं तो भोजन की प्राप्ति, दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा आदि से क्या हो जाएगा, भोजन की प्राप्ति। दूसरा क्या हो जाएगा, आय का स्रोत बढ़ता है, यानी पैसा भी थोड़ा सा बढ़ता है। और तीसरा क्या हो जाएगा, गोबर से खाद मिलती है जो खेत के लिए उपयोगी है। गोबर से खाद मिलती है जो खेत के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। हम लोग पशुपालन की बात करते हैं क्या है और इसका लाभ क्या होता है। पशुपालन का अर्थ है घर या फार्म पशुओं को पाल के उससे दूध, अंडा, मांस, ऊन, शहद आदि प्राप्त करना क्या हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा। इससे लाभ क्या होता है, तो भोजन की प्राप्ति होती है, दूध, अंडा, मांस आदि भी मिलती है। आय का स्रोत भी बढ़ता है, थोड़ा बहुत पैसा भी हो जाता है। गोबर से खाद मिलती है जो खेत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये टॉपिक भी पूरा एक तरह से क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक 10। और ये लास्ट टॉपिक है आज का। चलिए हम लोग अगले टॉपिक को देख लेते हैं। अगला टॉपिक टॉपिक 10 की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, कृषि पद्धतियों का क्रम की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, खेती कार्यों को सही क्रम में करने से अच्छी उपज उपज मिलती है। अगला है कि सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, बिल्कुल सही, सबसे पहले मिट्टी तैयार किया जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, फिर बुआई यानी बीज बोना, बीज बुआई किया जाता है। और अगला पॉइंट क्या है, उसके बाद खाद देना या फिर सिंचाई करना, निराई गुड़ाई मतलब कि खरपतवार वगैरह हटाना, ये सब हो जाएगा। और अगला पॉइंट क्या है, फसल पकने पर कटाई, फसल पक गया उसको काट देना है, फिर थ्रेशरिंग करना है। और अंत में भंडारण यानी कि सुरक्षित रख देना है फसल को। अगला पॉइंट क्या है, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्रण प्रति छोड़ना, हरी घास, हरी खाद आदि अपनाना चाहिए हम लोगों को उर्वरता बनाए रखने के लिए। कृषि पद्धतियों के सही क्रम की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या है, मिट्टी तैयार करना यानी जुताई हो जाएगा, बुआई यानी बीज बोना, खाद एवं उर्वरक देना, खाद वगैरह देते हैं, सिंचाई यानी कि पानी डालते हैं, खरपतवार से सुरक्षा यानी कि निराई या गढ़ाई किया जाता है। अगला है कटाई, मतलब काट लेते हैं धान वगैरह, गेहूँ वगैरह, थ्रेशरिंग यानी कि थ्रेशर से अलग किया जाता है। और इसके बाद क्या है, सफाई यानी विनोइंग यानी फटकना। और अगला क्या है, भंडारण यानी स्टोरेज हो जाएगा, यानी कि अनाज को जमा करके कैसे रखते हैं, ये सब हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, खेती का सबसे पहला काम क्या है, तो क्या है, मिट्टी तैयार करना। खेती का सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, मिट्टी तैयार करना। और अगला क्वेश्चन क्या है, कटाई के बाद क्या करते हैं, कटाई के बाद हम लोग क्या करते हैं, भंडारण यानी जमा करके रखते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के बाद कौन सा काम आता है। तो सिंचाई के बाद कौन सा काम आता है, खरपतवार से सुरक्षा करना रहता है हम लोगों को। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बीजों को मिट्टी से ढकना क्यों जरूरी है। तो बीजों को मिट्टी से क्यों ढकना जरूरी है, पक्षियों से बचाने के लिए बीज को ढकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मिट्टी में पोषक तत्व कैसे वापस आते हैं। तो मिट्टी में पोषक तत्व कैसे आता है, तो खाद से भी आता है, उर्वरक से भी आता है, फसल चक्रण से भी आता है, यानी इन सभी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन सभी से हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, 57 के बाद फिर 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में है, खेत को कुछ समय खाली छोड़ देने को क्या कहते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं, प्रति छोड़ना, प्रति हो गया, प्रति छोड़ना। और अगला क्वेश्चन है क्या है, लेन्यूम डाल पौधों से मिट्टी को क्या मिलता है, क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और खेती का सही क्रम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, सही क्रम। तो पहले क्या होता है, पहले मिट्टी को बुआई होता है, उसमें खाद डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, कटाई, ये हो जाएगा इसका क्रम। अब चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्टिव देख लेंगे बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
और लास्ट तक आप लोग रुके रहिएगा, आप लोग को बताएंगे पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। और अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, खेती के कार्यों का सही क्रम लिखिए। तो पहले क्या हो जाएगा, मिट्टी तैयार करना यानी जुताई हो जाएगा, फिर बुआई यानी बीज बोना, खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई यानी पानी देना, खरपतवार को हटाना यानी निगराई या फिर गड़ाई हो जाएगा, फिर कटाई हो जाएगा, फिर थ्रेशिंग हो जाएगा, फिर सफाई यानी बीइंग यानी पटकना हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, भंडारण यानी कि स्टोरेज हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फसल चक्रण क्या है, इसके दो लाभ भी लिखना है। मतलब फसल चक्र क्या है, इसका दो लाभ लिखना है। तो फसल चक्र का अर्थ है एक ही खेत में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाना, इससे क्या हो जाएगा, फसल चक्रण हो जाएगा। और इससे लाभ क्या होता है, तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, कीट और रोगों का प्रकोप कम हो जाता है, इससे हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रति छोड़ने का क्या अर्थ है, इसका क्या फायदा है। अगर यदि खेत को प्रति छोड़ दिए हैं, इसका क्या अर्थ हो गया और इसका क्या फायदा होगा। तो प्रति छोड़ने का अर्थ क्या है, खेत को कुछ समय के लिए हम लोग खाली छोड़ देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रति, यानी फसल ना उगाना। इसका फायदा क्या है, तो मिट्टी की उर्वरता वापस आ जाती है और अगले मौसम में अच्छी उपज हो जाती है इसमें। चलिए ये पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज कीजिएगा, नंबर दे रहे हैं 9066009169। आप लोग इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर ये क्लियर हो गया एक वीडियो में। अब अगले क्लास में आप लोगों को अगला चैप्टर भी पूरा क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।